क्या ये मुमकिन है कि किसी एक नई कार का सबसे महंगा हिस्सा उसका इंजन या उसका डिज़ाइन ना हो, बल्कि बल्कि वो पेन की स्याही हो जिससे वीगल लोन एग्रीमेंट साइन किया जाता है? मुझे सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। सही बात है, क्योंकि देखिए आज की इस गहन चर्चा में हम लोग यही बात करने वाले हैं। एक आम खरीदार अनजाने में ही नई गाड़ी की खुशबू उड़ने से पहले ही ना 80,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान करवा बैठता है। और ये सब होता है उन लंबे चौड़े उबाऊ लगने वाले दस्तावेजों के जरिए। तो इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि कम ईएमआई के इस तिलिस्म को तोड़ा जाए। चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले ना एक बुनियादी बात को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति शोरूम में बैठकर उन पन्नों पर दस्तखत करता है, तो वो महज कोई रसीद नहीं होती। राइट, वो कोई सिंपल बिल नहीं है। हाँ, वो एक बहुत ही गंभीर और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है। असल में उस एक पल में आने वाले कई सालों की आर्थिक आज़ादी एक तरह से गिरवी रखी जा रही होती है। अगर कोई बिना समझे इन शर्तों को मान लेता है, तो कार का वो सपना बहुत ही जल्दी एक ना खत्म होने वाले आर्थिक संघर्ष में बदल जाता है। मतलब ये सिर्फ पैसे उधार लेने की बात नहीं है। एग्जैक्टली, ये समझना है कि वो उधार किस कीमत पर मिल रहा है। और शायद इसीलिए इस एग्रीमेंट का जो पहला पन्ना होता है वही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। जैसे जब कोई ग्राहक शोरूम जाता है तो सेल्समैन बहुत ही मीठे अंदाज में कहता है कि सर इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ईएमआई सिर्फ 18,500 रुपए आएगी। और ये सुनकर किसी का भी मन खुश हो जाता है कि चलो सब कुछ बजट के अंदर है। हाँ, लेकिन जब इन डॉक्यूमेंट्स को हमने ध्यान से खंगाला तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई। उसमें 1 से 3% तक की प्रोसेसिंग फी का जिक्र होता है। मतलब मान लीजिए 8 लाख रुपए का लोन है तो ये रकम 8,000 से लेकर 24,000 रुपए तक हो सकती है। और इसमें कमाल की बात देखिए, इस पर जीएसटी अलग से लगता है। जीएसटी भी लग रहा है? अरे बाप रे! हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अक्सर ये रकम ग्राहकों से सीधे तौर पर मांगी ही नहीं जाती, बल्कि इसे चुपचाप लोन अमाउंट में ही जोड़ दिया जाता है। ओह अच्छा, तो मतलब सामने से कैश नहीं देना है। पर अगर इसको बैंक के नजरिए से देखें तो ये तो बहुत सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल, बैंकों को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर वो गाड़ी खरीदते वक्त किसी ग्राहक से अचानक 25,000 रुपए नकद प्रोसेसिंग फी मांगेंगे ना, तो डील शायद वहीं टूट सकती है। सही बात है, कोई भी इसे न पूछेगा कि भाई किस बात के 25,000। एग्जैक्टली, ग्राहक तुरंत सवाल करेगा। इसलिए वो इस फी को मूल लोन की राशि में मिला देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो फी उस ईएमआई के बड़े अमाउंट में इस तरह घुल मिल जाती है कि किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लोगों को लगता है कि वो सिर्फ अपनी कार की कीमत किश्तों में चुका रहे हैं। लेकिन असल में तो वो उस लोन को शुरू करने की फी भी किश्तों में दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए कोई किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए और जब बिल आए तो उसमें खाने के साथ साथ प्लेट, चम्मच और वहां के एसी की हवा का किराया भी चुपचाप बिल में जोड़ दिया गया हो। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो फी लोन में जुड़ गई है, तो वेट, क्या इसका मतलब यह है कि बैंक अपनी ही फी के ऊपर सालों तक ब्याज वसूल रहा है? यही तो इस गणित का सबसे कड़वा सच है। बैंक ने अपनी फी भी ले ली और उस फी को लोन में बदलकर उस पर 8 या 9% का ब्याज भी कमाना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो शुरुआत में ही किसी भी इंसान को आर्थिक रूप से एक कदम पीछे ढकेल देने वाली बात है। बिल्कुल। और यहाँ से एक और सवाल खड़ा होता है। बैंक ने तो अपना फायदा उस प्रोसेसिंग फी से निकाल लिया, लेकिन वो डीलर जो इतनी मेहनत से वो गाड़ी बेच रहा है, उसका क्या फायदा? हाँ, डीलर का कमीशन भी तो होगा। यहीं से दस्तावेज का दूसरा खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। डीलर और बैंक का वो कमीशन वाला गठजोड़, जो सीधे इंश्योरेंस की जबरन बंडलिंग की तरफ ले जाता है। राइट, इस गठजोड़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कागजी कार्यवाही के वक्त एक आम जुमला बहुत सुनने को मिलता है कि ये इंश्योरेंस तो अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। गाड़ी का बेसिक इंश्योरेंस तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम फाइन प्रिंट देखें तो उसी के साथ लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस या इंजन कवर, गैप इंश्योरेंस और क्रेडिट शील्ड जैसे दर्जनों एड ऑन्स चिपका दिए जाते हैं। जो कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये सारे एड ऑन्स पूरी तरह से ऐच्छिक यानी ऑप्शनल होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऑप्शनल होते हैं। इसके बावजूद कई बार 35,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस जबरन लोन में जोड़ दिया जाता है, जिससे ईएमआई बेवजह बढ़ जाती है। मेरा यहाँ एक बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर ये चीजें ऑप्शनल हैं तो कोई भी व्यक्ति
उसी वक्त डीलर को मुंह पर सीधे ना क्यों नहीं कह देता? लोग इसमें फंस क्यों जाते हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे पूरा का पूरा खेल इंसानी मनोविज्ञान का है। फाइनेंस की दुनिया में ना इसे पॉइंट ऑफ सेल प्रेशर कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल प्रेशर? अच्छा, वो कैसे काम करता है? जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। परिवार साथ है, शोरूम में मिठाइयाँ बट रही हैं और कोई भी इंसान मानसिक रूप से उस कार का मालिक बन चुका होता है। ऐसे ठीक आखिरी पल में जब फाइनेंस का अधिकारी वो फाइल लेकर सामने बैठता है तो एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है जो किसी भी लॉजिक को उस वक्त खत्म कर देता है। ओह, तो वो डराते हैं कि लोन नहीं मिलेगा। वो कभी सीधे ये नहीं कहेगा कि आप ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो मैं लोन रिजेक्ट कर दूंगा। उसकी भाषा बहुत डिप्लोमेटिक होती है। वो कहेगा कि सर इसके बिना तो फाइल अप्रूव होने में थोड़ा रिस्क है, या फिर कहेगा कि सिस्टम इसे आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये तो बिल्कुल किसी संक कॉस्ट ट्रैप जैसा हो गया ना। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि कोई रोलर कोस्टर की लाइन में 1 घंटा खड़ा रहे और जब बिल्कुल आगे पहुंचे तो गार्ड कहे कि भैया अंदर जाने के 500 रुपये और लगेंगे। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। अब उस वक्त पीछे मुड़कर वापस आना किसी को भी सही नहीं लगता। इसी डर और जल्दबाजी में लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे, 30-35 हजार के लिए क्या बहस करनी, और बिना पढ़े साइन कर देते हैं। हाँ, और इस जल्दबाजी का जो असर होता है ना, वो अग्रीमेंट के अगले हिस्से को और भी खौफनाक बना देता है। वो कैसे? जब वो सारे एक्स्ट्रा खर्चे और भारी भरकम इंश्योरेंस लोन में जुड़ जाते हैं तो इसका सीधा टकराव होता है डिप्रिसिएशन, यानी गाड़ी की गिरती कीमत के साथ। डिप्रिसिएशन। यहाँ आकर तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का गणित उलझ जाता है। क्योंकि देखिए, कार कोई जमीन या घर तो है नहीं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। सही कहा। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ तेजी से गिरती है। जैसे ही गाड़ी शोरूम से सड़क पर उतरी, उसकी कीमत 10 से 15% तक कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोन का बकाया अमाउंट है, जिसमें वो सारी प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस का पैसा जुड़ा हुआ है, वो उतनी जल्दी कम नहीं होता। एग्जैक्टली। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 8 लाख की गाड़ी ली और सारे छुपे हुए खर्चे मिलाकर उसका लोन हो गया करीब 9 लाख का। ठीक है, 9 लाख का लोन हो गया। अब 2 साल बाद किसी वजह से वो इंसान अपनी गाड़ी की वैल्यू चेक करता है। पता चलता है कि कार की मार्केट वैल्यू गिरकर सिर्फ 6 लाख रुपए रह गई है। लेकिन जब वो बैंक का स्टेटमेंट देखता है तो पता चलता है कि जो लोन चुकाना बाकी है वो अभी भी 7,20,000 रुपए हैं। ये तो एक उल्टी चलती ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया यार। कोई लगातार पैसे चुकाते हुए आगे दौड़ रहा है, लेकिन संपत्ति की असल कीमत के मुकाबले वो पीछे ही खिसकता जा रहा है। इस स्थिति को फाइनेंशियल भाषा में नेगेटिव इक्विटी या अंडर वाटर होना कहा जाता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो संपत्ति से बड़ा कर्ज हो गया है। और इसका असली असर शायद तब समझ में आता होगा जब कोई आर्थिक संकट आता है। जैसे मान लीजिए किसी मजबूरी के चलते किसी की नौकरी चली जाती है और वो सोचता है कि मैं ये गाड़ी बेचकर अपना कर्ज उतार दूंगा। हाँ, लेकिन जब वो गाड़ी बेचेगा तो बाजार से उसे मिलेंगे सिर्फ 6 लाख रुपए, जबकि बैंक उस पर 7,20,000 रुपए का दावा ठोक कर बैठा है। बाप रे! मतलब अपनी ही गाड़ी बेचने के बाद भी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने के लिए उसे अपनी जेब से 1,20,000 रुपए और भरने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा मायाजाल है जहां संपत्ति बिकने के बाद भी कर्जदार व्यक्ति बैंक के चंगुल से आजाद नहीं हो पाता। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। गाड़ी भी हाथ से निकल गई और कर्ज अभी भी सर पर नाच रहा है। एग्रीमेंट के उस हिस्से में आते हैं जो सजा और पेनल्टी से जुड़ा है। चूंकि कर्ज इतना ज्यादा है तो अगर किसी वजह से कोई ईएमआई मिस हो जाए तो बैंक क्या करता है? दस्तावेजों को देखने पर पता चलता है कि अगर एक ईएमआई बाउंस होती है तो बैंक सिर्फ एक साधारण बाउंस चार्ज जो करीब 750 रुपए होता है, सिर्फ वही नहीं लगाता, बल्कि उस बकाया राशि पर 2% पेनाल इंटरेस्ट और उसके ऊपर से जीएसटी भी थोक देता है। ओह, मतलब एक मिस्ड ईएमआई पर 1500 रुपए से ज्यादा का नुकसान। लेकिन मेरा यहाँ एक और सवाल है। अगर लगातार कुछ ईएमआई मिस हो जाएं तो रीपोसेशन क्लॉज लागू होता है जहां बैंक गाड़ी वापस छीन सकता है। तो रुकिए, क्या बैंक बिना किसी स्पष्ट या लिखित नोटिस के बस आकर किसी की गाड़ी उठा सकते हैं? क्या ये कानूनी रूप से जायज है? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल कानूनी दायरा है जहां दस्तावेजों के बारीक अक्षर, जिन्हें फाइन प्रिंट कहा जाता है, अपनी ताकत दिखाते हैं। जब कोई वो अग्रीमेंट साइन करता है तो उसमें नोटिस की शर्तें बहुत ही चालाकी से ड्राफ्ट की जाती हैं। चालाकी से मतलब?
क्या ठीक से लिखा नहीं होता? नहीं, वे अक्सर जानबूझकर वेग या अस्पष्ट रखी जाती हैं। किसी भी अग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होता कि गाड़ी उठाने से 30 दिन पहले हम आपको एक रजिस्टर्ड लेटर भेजेंगे। उसकी जगह लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जैसे उचित सूचना या रीजनेबल नोटिस देने के बाद बैंक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। उचित सूचना, लेकिन ये उचित क्या है और इसे तय कौन करता है? यही तो सबसे बड़ी चाल है। ये उचित क्या है, ये पूरी तरह से बैंक अपने हिसाब से तय करता है। कई बार तो रिकवरी एजेंट के आने से एक दिन पहले भेजा गया एक साधारण सा एसएमएस या ईमेल ही उनके हिसाब से उचित सूचना मान लिया जाता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर कोई ग्राहक इसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहे तो उसे ये साबित करना पड़ता है कि सूचना उचित नहीं थी, जो कि अपने आप में एक लंबी और बहुत महंगी कानूनी प्रक्रिया है। ये बारीक अक्षर बैंकों को एक बहुत मजबूत लीगल शील्ड देते हैं। और इसमें एक और पहलू है जो अक्सर लोगों को पूरी तरह तोड़ देता है। वो क्या? अब और क्या बचा इसमें? जब बैंक गाड़ी रिकवर करने के लिए अपनी टीम भेजता है ना, तो उस पूरी प्रक्रिया का खर्च भी मुफ्त नहीं होता। रिकवरी एजेंट की फीस, गाड़ी को खींच कर ले जाने यानी टोइंग का खर्च, और जिस गोडाउन में वो गाड़ी रखी जाएगी उसका रोजाना का किराया, ये सब कुछ एक बिल में जोड़कर उसी व्यक्ति के खाते में डाल दिया जाता है जिसने लोन लिया था। अरे हद हो गई। मतलब जो इंसान पहले ही अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहा था, जो आर्थिक रूप से पहले ही टूट चुका था, उस पर अब इस पूरी रिकवरी का 10-15 हज़ार का बिल और फाड़ दिया। ये तो बिल्कुल गिरे हुए इंसान को और जोर से लात मारने जैसी बात हो गई। इसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है। सिस्टम इस तरह से काम करता है कि नुकसान का हर एक हिस्सा ग्राहक की तरफ ढकेल दिया जाए, ताकि बैंक का जो नेगेटिव इक्विटी वाला रिस्क है वो किसी तरह कम हो सके। अब इस पूरी भयानक तस्वीर को देखकर तो कोई भी समझदार इंसान यही सोचेगा कि मुझे इस दलदल से जल्द बाहर निकलना है। मान लीजिए कोई दिन रात मेहनत करता है, कहीं से पैसे का इंतजाम करता है और तय करता है कि मैं ये लोन 5 साल तक नहीं खींचूंगा, मैं इसे आज ही पूरा चुकाकर बंद कर दूंगा। आम समझ तो यही कहती है। हाँ, आम समझ यही कहती है कि अगर कोई अपना कर्ज समय से पहले चुका रहा है तो बैंक को खुश होना चाहिए। लेकिन क्या बैंक उसको इतनी आसानी से आजाद होने देगा? दस्तावेजों में जो फोरक्लोजर चार्जेस का क्लॉज है वो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये चार्ज बकाया राशि का 4 से 5% तक हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी का 5 लाख रुपए का लोन बाकी है और वो उसे जल्दी बंद करना चाहता है तो उसे करीब 20,000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे सिर्फ लोन बंद करने के लिए। ये कैसी व्यवस्था है जहां जिम्मेदारी निभाने और अच्छा व्यवहार दिखाने पर इनाम की जगह जुर्माना देना पड़ रहा है? इसका क्या मतलब निकलता है? ग्राहक के नजरिए से देखें तो ये सजा ही लगती है, लेकिन बैंक के बोर्ड रूम में इसे मार्जिन प्रोटेक्शन कहा जाता है। इसे इस तरह समझना होगा कि जब कोई बैंक किसी को 5 साल के लिए लोन देता है तो वो एक पूरा फाइनेंशियल मॉडल तैयार करता है। अच्छा, मतलब उनकी प्लानिंग खराब होती है? हाँ, बैंक के लोग ये मानकर चलते हैं कि अगले 5 साल तक उन्हें एक फिक्स ब्याज की कमाई होती रहेगी, जिसे वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। ये उनका तयशुदा मुनाफा होता है। अब जब कोई उस लोन को 3 साल में ही खत्म कर देता है तो बैंक को उन बाकी बचे 2 सालों का ब्याज तो नहीं मिलता ना। उनके गणित के हिसाब से ये उनका सीधा नुकसान है। लेकिन अगर बैंक वो पैसा वापस लेकर किसी और को लोन पर दे दे तो भी तो वो कमा ही सकते हैं। और वैसे भी आरबीआई ने तो होम लोन पर ऐसे फोरक्लोजर चार्जेस बंद कर दिए हैं, तो फिर ये व्हीकल लोन पर ये सब क्यों चल रहा है? ये एक बहुत ही तकनीकी बिंदु है। देखिए, होम लोन अक्सर फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, जहां आरबीआई के नियम काफी सख्त हैं। लेकिन व्हीकल लोन ज्यादातर फिक्स रेट पर दिए जाते हैं, और फिक्स रेट लोन में बैंक अपने मुनाफे को लेकर बहुत संजीदा होते हैं। अपना वो ब्याज खोने से बचने के लिए वे ये फोरक्लोजर पेनल्टी लगाते हैं। ओह, तो ये पूरा खेल बैंक के आने वाले मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए। एग्जैक्टली। ये क्लॉज सिर्फ बैंक के मुनाफे की गारंटी को सेव करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं उसमें बाहर निकलने का दरवाजा कितना संकरा और महंगा है। कई बार लोग सोचते हैं कि दिवाली का बोनस आएगा तो लोन खत्म कर देंगे, लेकिन जब बैंक जाते हैं तो इस चार्ज को देखकर पूरा गणित ही बिगड़ जाता है। तो अब तक हमने प्रोसेसिंग फी का मायाजाल देखा और फिर जबरन बेचे गए इंश्योरेंस की हकीकत समझी।
उसके बाद डेप्रीसिएशन और नेगेटिव इक्विटी का गणित देखा, फिर रीपोजेशन के दौरान उन रिकवरी एजेंट्स के खर्चों को जाना और अंत में फोरक्लोजर की इस अजीब सी सज़ा को समझा। अगर इन सभी अलग-अलग चार्जेस को ना एक जगह रख दिया जाए तो किसी भी आम व्यक्ति के लिए पूरी तस्वीर कितनी डरावनी हो सकती है, चलिए उसका एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, शुरुआत में जिस 80,000 रुपए के छिपे हुए खर्चे की बात हुई थी, वो कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। मान लीजिए 8 लाख रुपए का एक व्हीकल लोन लिया गया। 15,000 रुपए उसमें प्रोसेसिंग फी और दूसरे फाइलिंग चार्जेस के हो गए। 40,000 रुपए वो इंश्योरेंस बंडलिंग हो गई जो उस प्रेशर में ले ली गई थी। सही बात है। और फिर किसी वजह से कुछ ईएमआई बाउंस हुई तो उसकी 6,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। और अंत में लोन जल्दी बंद करने के 20,000 रुपए के फोरक्लोजर चार्जेस। अगर इन सबको हम मिला दें तो कुल हिडन कॉस्ट 80,000 रुपए से भी ऊपर निकल जाती है। और ये सब तब हो रहा है जब लोन लेने वाला इंसान पूरी प्रक्रिया के दौरान बस यही सोच रहा था कि उसे तो हर महीने सिर्फ अपनी वो 18,000 की ईएमआई भरनी है। 80,000 रुपए का ये एडिशनल खर्च किसी भी इंसान के बजट को हिला देने के लिए काफी है यार। ये आंकड़ा ना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आंख मूंद कर साइन करने की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ सकती है। ये महज कुछ कागजों का बंडल नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो इस तरह से सेट किया गया है कि ग्राहक से हर संभव तरीके से पैसा निकाला जा सके। तो इससे बचा कैसे जाए? इसीलिए जब भी कोई व्हीकल लोन लेने जाता है तो उसके पास बचाव के लिए एक बहुत ही क्लियर चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। तो वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले किस चीज पर ध्यान जाना चाहिए? सबसे पहले दस्तावेज में प्रोसेसिंग फी को खोजना चाहिए। ये कैश में दी जा रही है या चुपचाप लोन में जोड़ी जा रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। राइट, मतलब ध्यान रखना है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट में ना जुड़ जाए। उसके बाद दूसरा, इंश्योरेंस के पन्नों पर ये जिद करनी चाहिए कि डीलर ये लिख कर दे कि कौन से एड ऑन्स अनिवार्य हैं और कौन से सिर्फ ऑप्शनल हैं, और जो ऑप्शनल हैं उन्हें तुरंत हटवा देना चाहिए। वाह, ये तो बहुत जरूरी स्टेप है। पॉइंट ऑफ सेल प्रेशर में आना ही नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, फोरक्लोजर चार्जेस की दर क्या है ये देखना अहम है। कई बैंक 1 साल बाद ये चार्ज माफ कर देते हैं, तो ये सुविधा एग्रीमेंट में रिटन में होनी चाहिए। चौथा, ईएमआई बाउंस पेनल्टी और उस पर लगने वाले पीनल इंटरेस्ट का परसेंटेज साफ साफ पता होना चाहिए, ताकि पता हो कि एक गलती पे कितना नुकसान होगा। और फिक्स फ्लोटिंग रेट का क्या चक्कर है? वो 5वां पॉइंट है। लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग, ये जरूर कंफर्म करना चाहिए। और सबसे आखिरी में रीपोजेशन क्लॉज की शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। बैंक के पास सूचना देने का क्या माध्यम है और कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, ये सब कुछ लिखित में होना चाहिए। यही चेकलिस्ट वो इकलौती ढाल है जो इस तरह के झटकों से बचा सकती है। ये चेकलिस्ट तो वाकई किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत क्लियर है। व्हीकल लोन का डॉक्यूमेंट बिना समझे साइन करना आने वाली परेशानियों को खुला न्योता देना है। नई गाड़ी खरीदना सिर्फ एक चाबी हाथ में लेना नहीं है, बल्कि ये एक सालों तक चलने वाला एक गंभीर आर्थिक समझौता है। बिल्कुल सही। जो लोग भी जल्द ही किसी शोरूम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। गाड़ी की असली कीमत कभी भी उस शीशे पर लगे चमकदार स्टिकर पर नहीं लिखी होती, बल्कि वो हमेशा उस मोटे से अग्रीमेंट के निचले हिस्से में बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखी होती है, जिसे अक्सर कोई पढ़ना नहीं चाहता। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है जो शायद हर किसी को सोचना चाहिए। वो सवाल क्या है? अगर हर गाड़ी की कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही तेजी से गिरने लगती है और दूसरी तरफ बैंक के नियम इतने सख्त और पेनल्टी से भरे हुए हैं, तो क्या व्हीकल फाइनेंस का ये पूरा मॉडल सच में ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, या फिर इसे पूरी तरह से सिर्फ बैंकों और डीलरों की तिजोरी भरने और उनके हर छोटे बड़े रिस्क को ग्राहक के सर पर मर्दने के लिए डिजाइन किया गया है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगली बार जब कोई शोरूम वाला आपको बड़ी अदा से 0 डाउन पेमेंट या सबसे कम ईएमआई का लालच देना, तो साइन करने से पहले इस सवाल के बारे में जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये बहुत ही सोचने वाली बात है। नई गाड़ी की वो चमक और उसकी खुशबू तो कुछ महीनों में फीकी पड़ जाएगी, लेकिन वो जो साइन किए हुए कागज हैं वो सालों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अगली बार शोरूम की उस चकाचौंध में बस ये याद रखना है कि वो बारीक अक्षर ही तय करेंगे कि आने वाले सालों में गाड़ी की सवारी मज़ेदार होगी या फिर एक लंबा और महंगा सिरदर्द बनेगी। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
अपना ध्यान रखें और हाँ, दस्तावेज हमेशा ध्यान से पढ़ें।